गुड मॉर्निंग। आज हम गणित विषय का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। वह हमारा अध्याय है वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हमने 4 अध्याय पूर्ण किए। इसमें निर्देशांक ज्यामिति, रैखिक समीकरण, प्रायिकता और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हमारा दूसरा अध्याय जो है वास्तविक संख्या, हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम संख्याओं का ज्ञान जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या क्या है। तो सबसे पहला हम देखेंगे ज्ञान, संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान देखते हैं तो आपको पता है संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक होती है। तो पता होना चाहिए हमें कि संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो हम प्राचीन काल से आज तक देखते हैं कि हम कोई हिसाब करते हैं तो उसको गिनते वगैरह कार्य करते हैं, तो उसको हम संख्या के रूप में दर्शाते हैं। तो क्या हमें संख्याओं के बारे में पता है कि संख्या कहाँ तक होती है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। तो हम कुछ संख्याओं को कई प्रकार के नाम दे देते हैं, तो नामों के माध्यम से हम उनको जानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी, वो होती है 0 होती है, ऐसे माने तो। लेकिन 0 का अर्थ होता है खाली होना। 0 का कोई वैल्यू नहीं होते, मान नहीं होता, लेकिन किसी संख्या के साथ उसका जुड़ करके स्थिति को दर्शाते तो उसका मान बढ़ता है। लेकिन केवल अकेले 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए कोई भी गिनती का कार्य करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। और यदि अगर वो 0 नहीं है हमारे उसके अंदर मान, तो वो संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपको पता है संख्या के अंदर कितने अंक होते हैं? 0 से लगाकर 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। इन 10 अंकों से संख्या का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कौन होगी? 1 होगी। कौन सी होगी? 1 होगी। तो 1 से लगा करके 9 तक होगी। उसके बाद हम 1 और 10 0 को लिखेंगे तो 10 बनेंगे। क्या बनेंगे? 10। फिर 1 और 1 को लिखने पर 11 बनेंगे। ऐसे करते हुए हम संख्या 100 तक गए, जिसको हमने सैकड़ा नाम दिया। फिर 1000 तक की स्थिति गए, फिर 10,000 तक की स्थिति में जाए। उसके बाद में लाख तक की स्थिति, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके आगे के अरब की स्थिति में हम देखते हैं, क्योंकि हम जितनी हमें जरूरत पड़ी उस प्रकार से हम उन संख्याओं को नाम देते गए। तो देखेंगे इन संख्याओं के माध्यम से कुछ साधारण संख्याएं जो कैसे बन रही हैं उनके नाम हम जानते हैं। इसे सम और विषम। सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह कौन सी संख्या होगी? सम होगी। उसी प्रकार से विषम संख्या जो होगी वह कौन सी होगी? जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होंगे। तो ये हमारी विषम संख्या होगी। उसके बाद हम और संख्याओं को लिखते हैं तो देखेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्या कहाँ से होती है स्टार्ट? तो प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो 1 से होती है, लेकिन संख्या आपको पता है कि खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती रहती है, क्योंकि एक अंक हम आगे जोड़ेंगे तो अगली संख्या में प्राप्त होती जाएगी, और एक अंक अगर घटाएंगे तो हम पिछली संख्या को प्राप्त कर लेंगे। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4। इसके आगे जो खत्म होने की नाम नहीं है, मतलब अनंत की स्थिति तक चलती है। ये अनंत का चिन्ह है। तो कहाँ तक संख्या होती है? 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है। वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब सारी की सारी प्राकृत जो संख्याएं थी वो अगर पूर्ण के अंदर शामिल कर दी जाए
तो पूर्ण संख्या भी कहलाती है। लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में एक संख्या का अंतर है, वो है 0। तो 0 भी अगर इस संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे अनंत तक की स्थिति। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या का अंतर रह गया? वो है 0 का। तो बताएंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं? तो आपका उत्तर होगा यस। क्यों? क्योंकि देखो 1 से लगा करके जितनी भी संख्या हैं वो सभी की सभी वापस पूर्ण संख्या में भी हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन आपको प्रश्न ऐसा पूछे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्या? सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? आपका कारण होगा, क्योंकि देखेंगे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। तो आपको ये 0 का अंतर जो दिखाई दे रहा है, ये 0 जो है वो कौन सी संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो ये स्थिति दोनों में अंतर था, जिसको वाल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक W था और प्राकृत संख्या का प्रतीक था N था। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक, पूर्णांक। इसको इंटीजर्स कहते हैं। तो वे पूर्णांक जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, दोनों रूपों में हो, तो उसको हम पूर्णांक के रूप में जानेंगे। वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में लिखी जा सकती है उसको पूर्णांक कहते हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूपों में हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जिसमें देखेंगे आप ये 0 है, इसके दाईं ओर देखेंगे, बाईं ओर की स्थिति तो कौन सी आएगी? दाईं ओर देखेंगे तो आपके प्लस की स्थिति आएगी जो अनंत तक चलती है। बाईं ओर देखेंगे तो -1, -2, -3 इस प्रकार की स्थिति में ये चलती है। जो 0 के बाईं ओर जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है और 0 के दाईं ओर जो संख्याएं होती है वो धनात्मक होती हैं। तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इस प्रकार से हमने किसको पढ़ा? पूर्णांक को पढ़ा। सबसे पहले देखा कि कितने अंकों से संख्या का निर्माण होता है? 10 अंकों से। इसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि वो दूसरे के साथ जोड़ने पर ही उसका मान निर्धारण होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1 होगी और 1 अंक की सबसे बड़ी होगी 9 होगी। जब 2 अंकों की संख्या का निर्माण करेंगे तो एक और शून्य को लगाएंगे, क्योंकि शून्य के बिना जो होता है वो मान सटीक नहीं निकल सकता। तो उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू उसकी आपको पता है संख्या में जरूर है, लेकिन अकेले शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके साथ किसी अन्य संख्या का होना जरूरी है, तभी उसकी वैल्यू प्रदर्शित होगी। तो सम संख्या किसे कहेंगे? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो। प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। इन दोनों में कौन सी संख्या का अंतर है? 0 का। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जा सकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जो 0 से छोटे मान होते हैं, जो हमेशा धीरे धीरे दाईं ओर की ओर बढ़ेंगे तो घटते जाएंगे और इधर दाईं ओर की स्थिति और जाएंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। तो ये थे हमारे पूर्णांक। उसके बाद में हमारे आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की स्थिति। किसकी आती है स्थिति? परिमेय और अपरिमेय। तो देखेंगे परिमेय संख्या किसको? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का अर्थ होता है P/Q या A/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए P/Q का मतलब क्या है? P को कौन विभाजित कर रहे हैं? Q। मतलब P में Q का भाग दे रहे हैं, लेकिन ये भाग तभी मान्य स्थिति में रहेगा जब Q क्या होगा? नॉट इक्वल
जीरो, मतलब क्यू का मान क्या ना हो, जीरो नहीं हो। जब हर का मान जीरो नहीं हो और क्यू के द्वारा पी विभाजित हो तो वह संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या की। मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा हम बोल के देखेंगे तो किस रूप में होगी, ऐसी संख्या जिसको अंश में हर का भाग दिया जाता है तो क्या होता है, वो पूरी बार विभाजित हो जाती है या विभाजित नहीं भी होती पूरी बार, लेकिन हर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो का मान नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अंश में हर का भाग देते हैं लेकिन हर का मान शून्य नहीं होता। यदि हर का मान शून्य होता है तो वो संख्या जो होगी वो परिमेय नहीं होगी। इसी के साथ अपरिमेय, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में विभाजित नहीं होती हो, जिसका लगभग मान होता है, मतलब पूरा मान नहीं आता, जिसका मान क्या हो, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा लगभग मान हो, वास्तविक मान नहीं हो। कहने का अर्थ हुआ कि काल्पनिक मान हो, उसका कोई वास्तविक संख्या का मान नहीं हो तो उसको हम कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जबकि इसका मान जो होता है पूर्ण होता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसमें हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा। इन सभी संख्याओं का रूप जो होता है वो समूह क्या कहलाता है, वास्तविक, जिसमें परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी होगी, सम संख्या भी होगी, विषम भी होगी, प्राकृत भी होगी, पूर्ण भी होगी। तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में आप जाने होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो देखेंगे भाज्य संख्याएं, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या एक तो, और दूसरी संख्या जो है हमारी अभाज्य संख्या। अब इन दोनों में क्या स्थिति का अंतर है, वे संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, वे संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दो ही गुणनखंड होने चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं, दो से कम भी नहीं। यदि दो से कम है तो वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, लेकिन दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और केवल दो गुणनखंड हो तो अभाज्य, और दो भी नहीं है, केवल एक ही गुणनखंड है तो वो कौन होगा, न तो भाज्य होगा न अभाज्य। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे देखूं, एक, अब मुझे बताएंगे कि एक के अंदर किसका भाग जाता है, सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, केवल एक ही हुआ। अब मैं पूछूं कि आपको कि ये भाज्य है या अभाज्य, तो आपका उत्तर होगा कि ये तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो वह भाज्य भी नहीं होगा और अभाज्य भी नहीं होगा। तो एक कौन सी संख्या है, न तो भाज्य व न अभाज्य। क्यों, क्योंकि आपको पता चला है कि एक की गुणनखंड केवल एक ही होता है, इसलिए एक संख्या है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब आप देखेंगे दो की स्थिति, तो दो के अंदर किसका भाग जाता है, एक का जाता है और दो का भी जाता है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो। तो कौन सी संख्या हुई, अभाज्य हुई। क्यों हुई, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं, दो। दो के अंदर किसका भाग जाता है, एक का जाता है और स्वयं दो का भाग जाता है, तो उसको हम कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और सम संख्या में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कौन होती है, दो होती है, और वो कौन सी संख्या है, अभाज्य भी है। इसी प्रकार तीन को देखेंगे तो एक के अंदर एक का भाग जाता है और तीन का, तो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य होगी। चार को देखेंगे तो एक का भाग जाता है, दो का जाता है और चार का, तो कितने गुणनखंड हो गए,
3 हो गए, मतलब 2 से अधिक हो गए, और 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहेंगे, क्योंकि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे तो भाज्य संख्या में चले जाएगी। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं के बारे में आज अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्या से संबंधित, वो जो रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जो हम बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें 10वीं कक्षा के अंदर किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय का है उसको समझना है। क्योंकि आपने देखा होगा भाग, तो छोटी क्लासों में भी देखा होगा, तो भाग के अंदर 4 चीजें आपने देखी होगी। कितनी चीजें देखी होगी? जैसे एक मैं भाग देता हूं, मान लीजिए 10 के अंदर मैंने भाग दिया 3 का, तो देखेंगे ये 10 है, 10 के अंदर भाग 3 का कितनी बार जाता है? 3 बार, 9 गए, शेष बचा 1। अब मुझे ये चीज बतानी है आपको कि ये जो मैंने 3 का भाग दिया है इसको मैं क्या बोलता हूं? जिसका भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। तो 10 क्या हुआ? भाज्य हुआ। 3 क्या हुआ? भाजक हुआ। अब 3 का भाग 10 में कितनी बार गया? 3 बार, तो ये क्या बना? भागफल। भागफल भाग देने पर प्राप्त होने वाली संख्या। फिर कुछ संख्या शेष बच गई तो ये मेरा क्या हो गया? शेषफल। ये आपने नाम पहले भी छोटी क्लासों में भी सुने होंगे, और आज की जो हमारी 10वीं की जो वास्तविक संख्या का टॉपिक है उसमें भी ये 4 नाम सुनने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं 4 नामों से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का निर्माण करते हैं। तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बनेगी? a बराबर बी क्यू प्लस आर की स्थिति। अब a क्या है, b क्या है, और क्यों ये बीजी व्यंजकों को में नाम दिए गए हैं, बल्कि नाम जो मैंने अभी जो लिखे हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, वही 4 नाम हैं जो मैं आपको दर्शा रहा हूं कि ये जो है वो बड़ी संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। फिर दूसरा b जो है वो हमारा भाजक है। क्या है? भाजक है। फिर हमारा गुणा में q है वो आपका भागफल है। क्या है? भागफल। फिर प्लस में r क्या है? वो शेषफल है। अब ये शेषफल आपको पता है 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, क्यों जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा हमेशा शेषफल। तो आपको ध्यान एक बात का रखना है कि जो शेषफल आता है वो हमेशा किससे छोटा आएगा? जिसका भाग देते हैं उससे छोटा ही आएगा। जैसे हमने 3 का भाग दिया था, आपका शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 कभी भी शेषफल नहीं आ सकता। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि जिस संख्या का भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा आता है या शून्य आता है, उसके बराबर कभी नहीं आता। तो इसको ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। मतलब ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक, इसमें एक पूर्णांक के अंदर दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होने वाली संख्या के बाद शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी प्रमेयिका को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जो एक गणितज्ञ था, यूनान का गणितज्ञ था, यूक्लिड नाम का वैज्ञानिक था, उसी वैज्ञानिक ने एक प्रमेयिका दी थी, इसको हम नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस प्रमेयिका का नाम क्या बन गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बन गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका का नाम है, जो किसने दिया? यूनान का एक वैज्ञानिक था यूक्लिड नाम का, उसने ये नाम दिया है। क्योंकि काम उसने किया है तो नाम भी तो उसी का होगा, इसलिए उसके नाम पर इस विभाजन प्रक्रिया का नाम दे दिया। जो भाग हमने किया इसी को विभाजन कहें, और उसी की प्रक्रिया उन्होंने की है, इसलिए उसका नाम दे दिया कि ये मेरी प्रक्रिया है, इसलिए मैं इसका नाम मेरे अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे देता हूं। तो कौन था? यूनान का एक गणितज्ञ था। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस प्रकार से लसप और मसप की स्थिति है वो निकाली जा सकती हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।